रात घनी थी, इतनी कि टिमटिमाते तारे भी हिम्मत हार चुके थे। चांद बादलों के पीछे कहीं छिपा हुआ था, जैसे किसी हादसे का गवाह बनने से कतरा रहा हो। सिर्फ झींगरों की आवाज और कहीं भेड़ियों की गुर्राने की आवाज आ रही थी। ये खामोशी डरावनी नहीं थी, बस इतनी गहरी थी कि सांस लेना भी भारी लगता था। गांव में चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हर घर की रोशनी कब की बुझ चुकी थी। सिर्फ चौधरी के पुराने हवेली की एक खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। ये हवेली जो गांव के ठीक बाहर घने पेड़ों के साए में खड़ी थी। रघु चौधरी का पुराना नौकर आज भी जाग रहा था। उसकी उम्र लगभग 70 के पार कर चुकी थी और उसकी झुर्रियों भरा चेहरा उस पुरानी हवेली की दीवारों से भी ज्यादा पुराना था। वो एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में आग के पास बैठा अपनी लाठी को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें उम्र के साथ धुंधली पड़ चुकी थी, पर उनमें आज भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे कुछ ऐसा देखती हो जो औरों को दिखाई नहीं देता। गांव वाले कहते थे कि रघु को हवेली की हर ईंट, हर कोने की कहानी पता है, और वो ये भी कहते थे कि रघु ने उस हवेली में कई ऐसी रातें गुजारी हैं जहां रात का सन्नाटा ही सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। आज भी ऐसा ही कुछ था। रघु ने धीरे से लाठी को जमीन पर रखा और एक लंबी सांस ली। उसने आंखें बंद की और उसके जहन में बरसों पुरानी यादें ताजा हो उठी। कई बरस पहले की बात है, वो भी तब जब वो बूढ़ा नहीं था। तब रघु जवान था और चौधरी साहब के लिए नए शहर से कुछ जरूरी कागजात लेकर लौट रहा था। गांव पहुंचते पहुंचते रात गहरी हो चुकी थी। घना जंगल जो गांव को बाहरी दुनिया से अलग करता था, वो रात और भी भयानक लग रहा था। पेड़ अपनी लंबी लंबी शाखाओं से रास्ते को इस तरह ढक रहे थे जैसे वो किसी को अंदर आने से रोक रहे हो। रघु तेज कदमों से चल रहा था। तभी उसे दूर से कुछ दिखाई दिया, एक रोशनी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। पहले उसे लगा कि कोई मशाल लेकर आ रहा है, पर जैसे जैसे वो करीब आती गई, रघु को एहसास हुआ कि ये कोई मशाल नहीं थी। ये एक औरत थी, सफेद साड़ी में, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। उसकी चाल में एक अजीब सी लचक थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। रघु डर गया। उस सुनसान जंगल में इतनी रात गए एक अकेली औरत, वो भी इस तरह की चमक के साथ। उसके मन में डर की एक लहर दौड़ गई, पर साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। उसने मन ही मन सोचा, ये कौन हो सकती है? कहीं कोई गांव की ही औरत तो भटक नहीं गई? जैसे ही वो औरत रघु के करीब आई, उसकी चमक और तेज हो गई। रघु को लगा जैसे उसकी आंखों में सूरज उतर आया हो। औरत ने अपना चेहरा उठाया और रघु ने देखा कि उसकी आंखें काली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा हो। होंठ नीले पड़ रहे थे और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। कहां जा रहे हो रघु? औरत ने एक मधुर आवाज में पूछा। रघु का गला सूख गया था। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस उसे देखता रहा। खोए हुए लगते हो। रघु का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़ने की सोची, पर उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। रघु को अब ये समझ आ चुका था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है। उसके गांव में ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी जो उन आत्माओं की है जो रात में भटकती है और राहगीरों को अपने जाल में फंसाती है। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से बोला, मैं अपने गांव जा रहा हूं। औरत की आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट आ गई और बोली, गांव तो यहाँ से बहुत दूर है, आओ मैं तुम्हें एक आसान रास्ता दिखाती हूँ। औरत रघु के सामने से गुजरी और जंगल की एक ऐसी पगडंडी पर मुड़ गई जो रघु ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो पगडंडी इतनी घनी झाड़ियों से ढंकी थी कि रघु को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई वहां से गुजर सकता है, पर औरत आसानी से उस पर चल रही थी।
उसकी साड़ी झाड़ियों से बिना उलझे आगे बढ़ रही थी। रघु ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लिया। उसे लगा कि वो अब किसी भयानक जाल में फंसने वाला है, पर उसी पल एक आवाज उसके कानों में गूंजी, रघु। कहां अटक गया। यह चौधरी साहब की आवाज थी। रघु ने आंखें खोली। सामने चौधरी साहब एक लालटेन ले खड़े थे। उनके पीछे गांव के 2-3 लोग थे। औरत गायब हो चुकी थी। वो रोशनी, वो साड़ी, सब कुछ एक पल में हवा में घुल गया था। रघु ने राहत की सांस ली। क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी? रघु ने उन्हें पूरी बात बताई। चौधरी साहब ने ध्यान से सुना और फिर उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आया। बेटा, ये छलावा था। जंगल में ऐसी कई आत्माएं भटकती हैं जो लोगों को भ्रमित करती हैं। शुक्र है कि तुम सही समय पर बाहर आ गए। उस रात रघु हवेली में वापस आ गया, पर उसकी नींद उड़ चुकी थी। हर बार जब वो आंखें बंद करता तो उसे उस औरत का खाली चेहरा और उसकी खोखली आवाज सुनाई देती। रघु ने आंखें खोली। आग की लपटें धीमी हो चुकी थीं। बाहर अब भी अंधेरा था, वैसा ही घना और डरावना। रघु को पता था कि उस रात के बाद भी उस छलावे ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। कभी कभी उसे हवेली के अंदर दूर से उस खोखली आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई देती थी। कभी कभी उसे लगता था जैसे कोई सफेद छाया उसकी आंखों के पास से गुजर गई हो। हवेली में रात कभी खत्म नहीं होती थी, या यूं कहें कि रघु के लिए सूरज कभी उगता ही नहीं था। हर अगली सुबह जब गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में लग जाते, रघु को लगता जैसे वो अभी भी उस अंधेरी रात में फंसा हुआ है। उस रात के बाद से रघु ने खुद को हवेली तक ही सीमित कर लिया था। वो बाहर की दुनिया में कम ही निकलता था। ये कहानी किसी आम भूत की नहीं। ये कहानी है एक शांत दिखने वाले उस तालाब की, जो अपने अंदर एक डरावना रहस्य छुपाए बैठा है। रवि जब बहुत छोटा था, तभी उसके माता पिता एक सड़क हादसे में तालाब के किनारे ही मारे गए थे। तब से उसकी दादी ही उसका पालन पोषण कर रही हैं। रवि उन्हें प्यार से अम्मा कहता है। एक दिन रवि अपनी अम्मा के साथ तालाब के पास से गुजर रहा था, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रवि, मेरे पास आओ। उसने साफ महसूस किया जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो डर गया। कौन है? किसने मेरा नाम लिया? मैंने कुछ सुना था, कोई तो था बाहर। वो डर गया, मगर अम्मा ने कहा, रवि, इस तालाब के पास कभी मत आना। दोनों तेजी से वहां से निकल गए। उस रात जब दोनों घर लौटे तो अम्मा तो गहरी नींद में सो गईं, मगर रवि की नींद जैसे उड़ गई थी। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, रवि बेटा। वो बिस्तर से उठा, धीरे से खिड़की खोली और बाहर झांकने लगा। सोचने लगा, क्या मुझे वहां जाकर देखना चाहिए? और फिर अम्मा को बिना बताए वो घर से निकल पड़ा। ने सबसे छुपकर एक दिया जलाया और चुपचाप तालाब की ओर बढ़ गया। के पास पहुंचा, उसने पानी में कुछ देखा। है तू यहाँ? तुझे किसी ने बुलाया नहीं? मैं अब अकेली नहीं रहना चाहती। तेरा इंतजार था मुझे। तू भाग नहीं पाएगा अब, देर हो चुकी है। मुझे बस मुक्ति चाहिए। कोई मुझे जलाओ। तू मेरी कहानी जान चुका है। नहीं, अब नहीं, सब मत आओ खत्म। पास। सुबह रवि वहां नहीं था, सिर्फ उसका एक जूता था और उसकी अम्मा की चीख, जो अब भी तालाब के किनारे गूंजती है। तब से हर रात उस तालाब में एक दिया जलता है
और अगर तुम ध्यान से देखो तो पानी में एक चेहरा दिखाई देता है, रवि का। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और भी रोमांचक और डरावनी कहानियां लाता रहूं। मिलते हैं अगली कहानी में। गांव के लोग अक्सर रात होते ही अपने घरों में चले जाते हैं। रात में कोई बाहर नहीं निकलता। अक्सर गांव में लोग मकान के बाहर आंगन में चारपाई बिछाकर सोते हैं। बिजली भी गुल है। लोग अपने अपने घरों में सो रहे हैं और गांव के कोने वाली टपरी पर 3 लोग बैठे हुए हैं, जैसे हर रोज बैठते थे। पर आज की रात कुछ अलग थी। वे आपस में बात कर रहे थे। एक लड़का बोला, अरे भाई, बारिश हो रही है और बिजली भी नहीं है। अब भाई, राम प्रसाद काका आज भी कोई कहानी सुना दें तो मजा आ जाएगा। ये काका अब तक कहाँ हैं? अब तक तो आ जाते। राम प्रसाद काका के एक पुराने दोस्त बोले, अरे भाई, 35 साल पहले हमारे साथ एक हादसा हुआ था। जब हम राम प्रसाद और मैं दूसरे गांव में काम करने गए थे। पैसे बहुत अच्छे मिल रहे थे। काम करते करते रात के 9 बज गए थे। हम वहां से लौट रहे थे। रात बहुत हो जाने की वजह से मैं रास्ते में अपने रिश्तेदार के यहाँ रुक गया। राम प्रसाद की पत्नी बीमार थी, इसलिए वो रात में ही चल दिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो रात इतनी भयानक होगी। रामलाल काका, क्या हुआ था उस दिन? तभी राम प्रसाद काका आते हैं। अरे भाई, आ गए तुम लोग। क्या बात हो रही थी? काका, आज हमको वही पुरानी 35 साल पहले की आपके साथ जो हुआ था वो बताइए। राम प्रसाद काका थोड़ा चौंक जाते हैं। वो रात मुझे याद आती है तो मैं कांप जाता हूँ। तो सुनो, उस दिन रामलाल रास्ते में रुक गया था, लेकिन मेरी पत्नी बीमार थी, इसलिए मैं रात में ही लौट रहा था। रात बहुत हो गई थी, इसलिए मैं पुरानी हवेली के जंगल वाले रास्ते से आ रहा था। जैसे तैसे मैंने हवेली को पार कर लिया। थोड़ी देर बाद मुझे हल्का होने की जरूरत हुई, तो मैं झाड़ियों की ओर गया। तभी बिजली चमकी और मैंने देखा एक काला साया। मैं वहां से भागने लगा। भागते भागते थोड़ी दूर ही गया था कि मेरे पीछे से एक लड़की की आवाज आई। वो बोली, बाबू रुको जरा, हमें भी ले चलो। बाबू, मैंने पीछे देखा मगर वहां कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ने लगा और तभी मुझे कई तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। मैं डर गया। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं आगे आगे चल रहा था और तब आवाजें और डरावनी होने लगी। भेड़ियों की, चिल्लाने की, रोने की। मैं भगवान का नाम लेकर बस चलता गया। फिर थोड़ी देर बाद आवाजें बंद हो गई और थोड़ी दूर पर मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। मैंने आवाज लगाई तो एक साधु बाहर निकले। उन्होंने पूछा, तुम इतनी रात को इस जंगल में कैसे आए? मैंने उन्हें सब कुछ बताया। साधु जी बोले, हाँ समझ गया, आओ आज रात यही आराम कर लो, कल सुबह चले जाना। मैं वहीं रुक गया। सुबह उठकर साधु जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हवेली के आगे जो पीपल का पेड़ है उसमें 2 आत्माएं रहती है, एक औरत की और एक उसके पति की। दोनों उसी रास्ते अपने घर जा रहे थे। बहुत धूप हो रही थी। उसका पति उसी पीपल के पेड़ के नीचे मर गया और फिर उस औरत ने भी आत्महत्या कर ली। अब दोनों की आत्माएं उसी पेड़ पर रहती हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।